मेरे दोस्तों, आपका बेस्ट क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम करेंगे 2001 का पेपर आईएएस प्रीलिम्स यूपीएससी का, जो यूपीएससी कनेक्ट कराती है। तो इसमें जो भी पेपर बताया जाएगा, इसके लिए आपको सबसे पहले माइंड सेट करना पड़ेगा। आपको इसमें क्या माइंड सेट लेके चलना है कि आपको अपने मन से टॉपिक देखना है कि किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ज़्यादातर। और मैं पहले की क्लास में बता चुका हूँ, आपकी क्लास में रिपीटेड क्वेश्चन इतने आ रहे हैं कि आप लोग बोलते थे रिपीटेड क्वेश्चन नहीं आते हैं, बहुत है। लेकिन रिपीटेड पूरा का पूरा नहीं आता। कोई भी क्वेश्चन उठा के वैसे के वैसा दर दिया, उसको छोटे से रूप में देंगे या किसी को घुमा के देंगे, लेकिन देंगे उसी टॉपिक से। जैसे बौद्ध है, बौद्ध धर्म से हैं, जैन धर्म से हैं, क्वेश्चन आएगा ज़रूर, लेकिन वो अलग वे में आता है। लेकिन इन टॉपिक को तो सेम ही माना जाएगा। उनको टॉपिक आपको क्लियर करना है जो बार बार रिपीट हुए हैं। आपको 1993 से लेके 2014 तक 2024 तक के सारे पेपर इस चैनल पर बोलेंगे, इसलिए सब्सक्राइब करें। स्टार्टिंग करते हैं। पहला क्वेश्चन है प्राचीन भारत से। तो इसमें क्या है, सैंधव सभ्यता से है। तो सैंधव सभ्यता पर क्वेश्चन पूछा क्या गया है कि इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित एकमों में से कौन सा एक सही सम्मिलित है। तो मैचिंग सही बतानी है, ऑलरेडी इसमें मिलानी नहीं है। तो सही सम्मिलित यहाँ पर ये चेक किया करो कि नहीं पूछ रहा है कि सही पूछ रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या है कि हड़प्पा सभ्यता चित्र दूसरे मध्यभांड से थे, तो बिल्कुल नहीं थे। ये थे उत्तर वैदिक काल से संबंधित थे, तो एक भी गलत हो गया, पहला गलत। अब दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या है, कुषाण गांधार कला शैली थी कुषाण की, तो बिल्कुल ए राइट थी। गांधार और मथुरा दोनों शैली थी कुषाण के पास, तो इसलिए ए ऑप्शन सही हो रहा है अभी। अब आगे चले, मुगल अजंता चित्रकला से है। तो अजंता चित्रकारी गुप्तकालीन थी, ना कि मुगल कालीन, इसलिए ए गलत हो गया, तीसरा। अब जाइए, मराठा पहाड़ी चित्र शैली है। मराठाओं में पहाड़ी चित्र शैली नहीं है, मुगल है। तो इस हिसाब से मराठा में पहाड़ी चित्रकला शैली नहीं है, पहाड़ी चित्र शैली में मुगल है, इसलिए गलत है। तो इसलिए क्या है, पहले का देखो, हड़प्पा सभ्यता क्यों गलत है, क्योंकि उत्तर वैदिक काल से संबंधित है। कुषाण गांधार शैली और मथुरा शैली से संबंधित है, इसलिए ये सही है। मुगल क्या है कि मुगल देखो पहाड़ी चित्रकला शैली से संबंधित है मुगल, ठीक है। अजंता किससे है, तो अजंता अपना गुप्तकालीन चित्रकला से संबंधित है, समझ गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति से मिली मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ है। तो कहने का मतलब है कि ये ऑप्शन दिए हैं, हाथी, गैंडा और बाघ, जो ऑप्शन दिए हैं ना, तो इनमें से कौन सा हड़प्पा सभ्यता में मोहरें मिली, टेराकोटा मूर्ति मिली। टेराकोटा मूर्ति मतलब मिट्टियों से बनी हुई मूर्तियाँ, ठीक है। तो उसमें कौन कौन से जानवर के चित्र मिले हैं और कौन से के नहीं मिले हैं। देखो, हाथी का भी मिला हुआ है, बाघ का मिला हुआ है, गेंडा का मिला हुआ है, लेकिन गाय का नहीं मिला हुआ है, तो इसमें नहीं पूछा है, ये इम्पोर्टेंट है। तो इसके हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा ए। अब इसमें देखते हैं हड़प्पा संस्कृति की सर्वोत्तम कलाकृति उसकी मोहरें हैं। तो जो सर्वश्रेष्ठ कलाकृति है उनकी जो मोहर है, ठीक है। सर्वाधिक मोहरें मोहनजोदड़ो में प्राप्त हुई थी। कहाँ हुई थी, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई। मोहरों के बनाने में सर्वाधिक प्रयोग सैल खड़ी का किया गया था। सैल खड़ी का प्रयोग किया गया था मोहरों को सर्वाधिक बनाने के लिए। मोहरें बेलनाकार, आयताकार, वर्गाकार, वृत्ताकार चारों प्रकार की होती थी। सर्वाधिक मोहरें किस प्रकार की होती थी, वर्गाकार, इसको याद रखना। सर्वाधिक मोहरें किस प्रकार की थी, वर्गाकार, लेकिन उपलब्ध सभी में थी। बेलनाकार में भी थी, आयताकार में भी थी, वृत्ताकार में भी थी, लेकिन अधिकतर सबसे ज्यादा मोहरें किस में थी, वर्गाकार में थी। मोहरों पर देवी देवताओं एवं पशुओं इत्यादियों की कलाकृति और है। देखो इत्यादि के, तो मोहरों पर देवी देवताओं की मूर्ति बनी है, पशुओं की भी मूर्ति बनी है, बहुत सारी मूर्तियां बनी हैं। उनके हिसाब से अपने यहाँ पे लिखा जाता है सिक्के के ऊपर 1 रुपये, यहाँ पर 1 लिखा हुआ, 2 लिखा हुआ, तो उस हिसाब से निर्धारण किया जाता था। अब कागज़ के सिक्कों पर लिख दिया गया। उसके समय ना उनके वहाँ पर देवी देवताओं की मूर्ति छपी हुई होती थी और पशुओं की थी, मतलब वे प्रकृति पूजक थे, इसलिए वो देवी देवताओं और पशुओं को छापते थे। तो लघु और मृण मूर्तियां टेराकोटों का प्रयोग खिलौना और पूज्य प्रतिमाओं के रूप में हुआ।
इन पर कुत्ते, देखो इस पे कौन कौन से जानवर थे, कुत्ते हैं, भेड़ है, बैल है, बंदर है, गेंडा है, हाथी है, बाघ है, भालू है, खरगोश है इत्यादि बहुत से जानवर हैं, लेकिन गाय नहीं है, इसको याद रखना। किंतु मोहरों पर टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण में गाय नहीं मिलती, इसलिए इसका आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और मोहरों पर एक श्रृंगी पशु जो भी ऐसे होता है, एक श्रृंगी पशु ऐसा होता है, पीछे से कुबड़ सा बना होता है, उसे बोलते हैं एक श्रृंगी पशु, सर्वाधिक आकलन हुआ है। ठीक है, जैसे कुबड़ वाला बैल भी बोल सकते हो एक श्रृंगी पशु को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि आपको दिख रहा है, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है कश्मीर के शासनकाल में जो बौद्ध संगति आयोजित हुई थी, लाइट कम दिख रही है तो ठीक है, अब पर्याप्त दिख रही है लाइट, हाँ अब ठीक है। कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी। देखो आपको मैं बता रहा हूँ, देखो ये रिपीटेड क्वेश्चन है 101%, क्योंकि पहले मैंने बौद्ध संगति के बारे में आपको 93 में भी पढ़ाया, 94 में भी पढ़ाया, 96 में भी पढ़ाया। इसमें रिपीटेड क्वेश्चन है कि कनिष्क के शासनकाल में कौन सी बौद्ध संगति हुई थी। तो कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी, ये पूछ रहे थे। अध्यक्षता किसने करी थी, वसुमित्र ने करी थी। अब इसके बारे में तो महात्मा गांधी, इसकी पूरी बौद्ध संगति आज फिर से रिपीट करते हैं। तो पहले बौद्ध संगति किसके समय हुए, महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद, महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके दिए गए उपदेशों पर चर्चा एवं संग्रह के लिए विभिन्न राजाओं ने बौद्ध संगति आयोजन करी। तो प्रथम बौद्ध संगति 483 ईस्वी पूर्व, शासक कौन था उस समय, शासक था अजातशत्रु, हर्यक वंश से संबंधित है, इसको याद रखना। पहले एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो पहले भी कराया था, अभी भी करा रहा हूँ। प्रथम बौद्ध संगति हुई 483 ईस्वी में, शासक था अजातशत्रु, किससे संबंधित है, हर्यक वंश से। अध्यक्षता किसने की थी, महाकश्यप ने। अध्यक्षता किसने की थी प्रथम बौद्ध संगति की, महाकश्यप ने। किस जगह हुई थी, राजस्थान, राजगृह, पाटलिपुत्र, पटना में, ठीक है, राजगृह। द्वितीय बौद्ध संगति कब हुई थी, द्वितीय बौद्ध संगति हुई थी अपने कहाँ पर, 383 ईस्वी में। द्वितीय बौद्ध संगति हुई थी 383 में ईस्वी। स्थान कौन सा है, वैशाली। इस पहले प्रथम बौद्ध संगति में राजगृह, द्वितीय बौद्ध संगति में वैशाली। और अध्यक्ष कौन था, सबकामी या सर्वकामिनी भी बोलते हैं इसे, हैं। तो और शासक उस समय कौन था, कालाशोक। शासक कौन था, कालाशोक, अच्छे से याद रखना। अब तृतीय बौद्ध संगति कब हुई थी, तृतीय बौद्ध संगति 250 ईस्वी में। स्थान कहाँ है, पाटलिपुत्र, तो स्थान कहाँ है, पाटलिपुत्र। और अध्यक्ष कौन था उस समय, मोगली पुत्र तिस्म तृतीय बौद्ध संगति में। शासक कौन था उस समय, अशोक थे, इसको याद रखना। चतुर्थी बौद्ध संगति कहाँ पर हुई थी, तो चतुर्थी बौद्ध संगति हुई थी कुंडलवन में, ठीक है, वह प्रथम शताब्दी में हुई थी, याद रखना, किस में, प्रथम शताब्दी में। और किस स्थान पर हुई थी, कुंडलवन में। अध्यक्ष कौन था, वसुमित्र, और उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। अध्यक्ष कौन था, वसुमित्र, और उपाध्यक्ष थे अश्वघोष, इसको याद रखना। अध्यक्ष उपाध्यक्ष में कंफ्यूजन हो तो देखो, उपाध्यक्ष में क्या है, अश्वघोष, देखो उपा बड़ा है, उपाध्यक्ष ये शब्द बड़ा है, अध्यक्ष छोटा है, तो वसुमित्र भी छोटा है, अश्वघोष बड़ा शब्द है, उपाध्यक्ष भी बड़ा शब्द है, इससे याद रख सकते हो। शासक कौन है, कनिष्क, इसके शासनकाल में हुई थी, कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। ये चारों बौद्ध संगति अच्छे से याद होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है, कथन निष्कर्ष के रूप में है। हर्षवर्धन ने प्रयाग संसद आयोजित की थी, बिल्कुल सही बात है कि हर्षवर्धन ने प्रयाग संसद आयोजित करी थी। वो हर 5 साल में या ऐसे, एक मिनट बता रहा हूँ, प्रयाग इतना पता है, हर्षवर्धन ने प्रयाग संसद आयोजित की थी क्योंकि वह बौद्ध धर्म को केवल महायान शाखा को लोकप्रिय बनाना चाहता था। तो ऐसा, ये भी बात सही है, लेकिन वो जुड़ा हुआ था, लेकिन कथन ऐसे दोनों मैचिंग नहीं कर रहे हैं, इसलिए इसका आंसर ए नहीं होगा, इसका आंसर बी होगा। इसके बारे में डिटेल से बताते हैं क्या है। देखो, इसके हर्षवर्धन के पूर्वज कौन है, हर्षवर्धन के 2 पूर्वज मानते थे, वो शिव भगवान को मानते थे और सूर्यदेव को मानते थे, बस उनका उपासक था हर्षवर्धन। लेकिन प्रारंभ में हर्षवर्धन अपने देवी देवताओं को शिव का परम भक्त था। और हर्ष ने दिवाकर मित्र नामक बौद्ध भिक्षु से प्रभावित था। उनका जो दोस्त था दिवाकर, वो बौद्ध भिक्षु था, उससे प्रभावित था। चीनी यात्री हेनसेंग से मिलने के बाद उसने बौद्ध की महायान शाखा को राज्यश्रय प्रदान किया। इस वजह से महायान शाखा ज्यादा प्रसिद्ध है हीनयान की उम्मीद में, वह पूर्ण बौद्ध बन गया उस समय। और इस सभा की अध्यक्षता में हेनसेंग की थी। इस सभा की अध्यक्षता किसने करी थी, हेनसेंग, वो चीनी यात्री था और इसके शासनकाल में था। इसके परिणाम स्वरूप महायान
बौद्ध धर्म में सिद्धांतों को अधिकाधिक प्रचार प्रसार हुआ। हर्षवर्धन के समय प्रयाग में संगम क्षेत्र में प्रति 5वें वर्ष, हाँ मैं याद दिला रहा था, मुझे याद भी था, प्रति 5वें वर्ष एक समारोह आयोजित किया जाता था जिसे महामोक्ष परिषद का कहा जाता है। जो प्रत्येक 5वें वर्ष में एक बार होता था। वो कितने दिन के लिए होता था? 75 दिन के लिए होता था। हिनसेंग छठे समारोह में महामोक्ष परिषद में उपस्थित था। छठवें समारोह में हिनसेंग उपस्थित था और यह समारोह लगभग 75 दिन तक चलता था। और हर्ष ने हर बारी पहले युद्ध क्रम बाई क्रम बारी बारी से करता था। पहले बुद्ध की पूजा करता था, फिर सूर्य की करता था, फिर शिव की करता था, उनकी प्रतिमाओं की पूजा करता था जो 75 दिनों में, ऐसा था ये। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि चोल राजाओं ने किस एक ने सीलोन पर विजय प्राप्त की थी। तो किस राजा ने अपनी जो सीलोन है जो श्रीलंका में पाए है और जो किसने उसने विजय प्राप्त की थी? तो ना तो आदित्य प्रथम ने करी थी, ना राजा प्रथम ने करी, ना विजयलाल ने। तो किसने करी थी? राजेंद्र प्रथम ने करी थी। तो राजेंद्र प्रथम ने, देखो इसके बारे में क्या डिटेल दिया हुआ है इसके बारे में कि 915 ईस्वी में परांतक द्वारा बेलुरु युद्ध के में पांड्य तथा श्रीलंका की संयुक्त सेना को हराने के साथ ही चोल श्रीलंका के संघर्ष की शुरुआत हो गई थी। तो पहले क्या हुआ? बेलुरु युद्ध में पांड्य तथा श्रीलंका की संयुक्त सेना को हराने के बाद चोल श्रीलंका के संघर्ष की शुरुआत हो गई थी। और राज प्रथम ने श्रीलंका के राजा महेंद्र पंचम को पराजित किया। किसको? राजा राज प्रथम ने किसको पराजित किया था? तो राजा महेंद्र पंचम को पराजित कर दिया। श्रीलंका का उत्तरी भाग पर कब्जा कर लिया था। इसे नए प्रांत का नाम मुमुडी चोल्ड मंडलम के नाम रखा गया। मुमुडी चोल्ड मंडलम इसका नाम रखा गया। और अनुराधापुर को नष्ट करके पोलोनरुगा को अपनी राजधानी बनाया वहाँ पर। और बाद में उसका नाम जनन्नाथ मंगलम रख दिया गया। और श्रीलंका की विजय की स्मृति में वहाँ एक शिव मंदिर बनाया गया। और राजेंद्र प्रथम ने 1017 में ईस्वी में संपूर्ण श्रीलंका को विजित कर, जो संपूर्ण श्रीलंका को किसने किया था? राजेंद्र प्रथम ने। लेकिन राजा राज प्रथम ने उत्तरी भाग पर कब्जा किया था श्रीलंका के। लेकिन संपूर्ण श्रीलंका पर विजय किसने करी थी? तो ये करी थी राजेंद्र प्रथम ने 1017 में। और संपूर्ण श्रीलंका को विजित कर महेंद्र प्रथम पंचम को बंदी बनाया उन्होंने। इन्होंने पराजित कर दिया था लेकिन उत्तरी भाग पर कब्जा कर लिया था। लेकिन इन्होंने राजेंद्र प्रथम ने बंदी भी बनाया, जिसकी 12 वर्षों के बाद उसकी मृत्यु हो गई थी महेंद्र वर्मन की। ये इसके लिए आपको एनसीईआरटी में भी मिल जाएगा ये, और किसी कोचिंग के नोट्स भी फॉलो कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि यदि आपके पास नोट्स नहीं है, टाइम नहीं बचा तो नोट्स भी फॉलो कर सकते हो किसी भी कोचिंग के। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित शहरों में से किस में लिंगराज मंदिर अवस्थित है? तो किस में लिंगराज मंदिर अवस्थित है? तो ये है सिंपल आंसर है भुवनेश्वर में। ये बहुत पुराना भी क्वेश्चन हो गया है क्योंकि आप आर्ट एंड कल्चर पढ़ोगे तो उसके बहुत बताया हुआ इसके बारे में। इसके बारे में यहाँ डेफिनेशन क्या क्या है देखो हम बताते हैं। उड़ीसा के मंदिर में शुद्ध नागर शैली में है। तो साउथ के मंदिर कौन सी शैली में ज़्यादातर होते हैं? द्रविड़ शैली में। उत्तर मंदिर नागर शैली में होते हैं। और बेसर शैली में जो मिक्सर नागर शैली और द्रविड़ शैली की मिक्स शैली होती है वो बेसर शैली होती है। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं इसमें नागर शैली की मंदिरों के शिखर कैसे होते हैं? इन्हें रेखी शिखर भी कहते हैं, मतलब रेखी प्रकार के भी होते हैं। वर्गाकार तथा ऊपर की ओर वक्र होते हैं और इन मंदिरों की प्रमुख विशेषता है। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर उड़ीसा में स्थित है और इसका निर्माण उड़ीसा के शासक ययाति केसरी द्वारा कराया गया था। इंपॉर्टेंट है, किसने कराया था? ययाति केसरी द्वारा कराया गया था। यह नागर शैली में बना हुआ है। ठीक है, पुरी जगन्नाथ का मंदिर नागर शैली में है लेकिन अंत बर्मन गंग द्वारा निर्मित किया गया था। किसने कराया था? अनंत बर्मन गंग द्वारा निर्मित किया गया था पुरी जगन्नाथ का मंदिर। और कोणार्क का सूर्य मंदिर जिसे पैगोड़ा भी बोलते हैं वो नागर शैली में, वो भी नागर शैली में जिसे नरसिंहदेव प्रथम ने बनवाया था। जिसने नरसिंहदेव प्रथम ने बनाया था गंगवंशी है। ये एनसीईआरटी में मिल जाएगा आपको, और किसी भी यूनिक नोट्स भी फॉलो कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना होयसल स्मारक पाए जाते हैं। तो होयसल स्मारक कहाँ पाए जाते हैं? तो ये होयसल स्मारक अपने देखो एक क्वेश्चन एमपी और हॉलीवुड में
तो ये भी नहीं है, हम्पी की वजह से ये गलत हुआ। हेलीबिड में तो है। फिर इसके बाद हेलीबिड और बेलुरू में, तो ये इसका आंसर हो जाएगा कि हेलीबिड और बेलुरू में पाए जाते हैं, इसलिए इसका आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। होशल वंश द्वारा बनाए गए सुंदर मंदिरों और या स्मारकों के उदाहरण आज भी हेलीबिड और बेलुरू तथा श्रवण बेलगोला, हेलीबिड, बेलुरू और श्रवण बेलगोला से प्राप्त होते हैं। होशल वंश की राजधानी द्वार समुद्र है, वर्तमान में नाम से हेलीबिड है, इसका वर्तमान नाम हेलीबिड है, जो कर्नाटक के हासन जिले से बना, हासन जिले में है, जो कहाँ पर है, कर्नाटक के हासन जिले में है। यहाँ स्थित होशलेश्वर मंदिर वास्तुकला का अत्यंत उल्लेखनीय नमूना है। यहाँ स्थित ना होशलेश्वर मंदिर है जो वास्तुकला का अत्यंत उल्लेखनीय नमूना है। होशल नरेश नरसिंह प्रथम ने 1192 से लेकर 1173 ईस्वी के समय लोक निर्माण में मुख्य अधिकारी के तमल्ल की देखरेख में शिल्पकार केदरोज ने इस शानदार मंदिर का निर्माण कराया। किसने कराया था? शिल्पकार केंद्रोज ने इस शानदार मंदिर का निर्माण किया था। और हम्पी कर्नाटक का मैसूर मंदिर है। मैसूर में निकट है। मैसूर एक शहर का नाम है, वहाँ पर कर्नाटक में मैसूर एक शहर का नाम है, वहाँ हम्पी बना हुआ है। और प्रसिद्ध मध्यकालीन विजयनगर राज्य के खंडहर वर्तमान में हम्पी में मौजूद है। तो जो विजयनगर के जो अपन तो साउथ में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है? विजयनगर साम्राज्य। तो उसके बारे में जो विजयनगर साम्राज्य से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछे भी जा सकते हैं, इसलिए विजयनगर साम्राज्य को छोड़ने का कोई स्किप नहीं बनता, इसको याद रखना। अभी उसे हम्पी उसमें हम्पी के बारे में, विजयनगर साम्राज्य के बारे में उल्लेख मिलता है हम्पी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, तो अब इसमें क्या बताना है? सही सम्मिलित का मैचिंग बतानी है, कौन सी सही सम्मिलित है। देखो इसका सबसे पहले आंसर देखते हैं। देखो पहला क्या है? दीवाने बदगान। तो दीवाने बदगान किसने बनाया था? तो ये दास विभाग था। ये दीवाने बदगान ये दास विभाग था, ये बनवाया था फिरोज शाह तुगलक ने। तो इसलिए ये ऑप्शन सही है। और इस हिसाब से भी लगा सकते हो माइंड में कि तुगलक अकेले लिखा है, तो वो भी चांस तुगलक ही ने कराया था, तो ये चांस 100% है। फिरोज शाह तुगलक लिख के आ जाए तो आपको किसको लगाना है? दीवाने बदगान। फिर दूसरा का क्वेश्चन क्या है कि दीवाने मुस्त खराज। तो दीवाने मुस्त खराज का मतलब होता है कि राजस्व विभाग, मतलब इसका मतलब है दीवाने मुस्त खराज मतलब है कि राजस्व विभाग है। एक किसने किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने करा था, एक किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। ये ठीक है, इसकी वजह से बी ऑप्शन गलत है। सी ऑप्शन क्यों गलत है? कि दीवाने कोई क्या होती है? तो दीवाने कोई कृषि विभाग है। तो ये कृषि विभाग को किसने बनाया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो एक मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाया था, ना कि अलाउद्दीन खिलजी ने। फिर दीवाने अर्ज मतलब होता है कि सैन्य विभाग, ये बलबन ने बनाया था, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बलबन। तो मैचिंग के लिए नहीं आ रहा, इसमें सही बताना था कौन सा ऑलरेडी मैचिंग हुआ है। तो दीवाने बगदान फिरोज शाह तुगलक की वजह से सही है। दूसरा दीवाने मुस्त खराज ये किस वजह से सही है? गलत है, क्योंकि बलबन ने बनाया था, अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था। दीवाने कोई किसान विभाग था, ये दीवाने कोई किसने बनाया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। और दीवाने अर्ज क्या है? सैन्य विभाग था, ये बलबन ने किया था। इसको याद रखना, ये अच्छे क्वेश्चन है। और इसके ऐसे क्वेश्चन को चारों ऑप्शन आने चाहिए तुम्हें। इस ये कर लिया ना आपका, तो प्रीलिम्स की गारंटी और बढ़ जाती है निकलने की। चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया था। तो चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया था, किसके समय किया था? तो एक किया था इल्तुतमिश के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, चंगेज खान ने मतलब उस समय इल्तुतमिश का शासनकाल चल रहा था, उसमें चंगेज खान ने मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया था इल्तुतमिश के शासनकाल में, इसलिए इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और 16 के समय देखो इसमें क्या लिया है? मंगोल चीन के उत्तर में गोबी मरुस्थल के निवासी थे। मंगोल कहाँ के थे? चीन के उत्तर गोबी मरुस्थल के निवासी थे। यह एक घुमक्कड़ जाति है, मतलब घुमक्कड़ अपने यहाँ बंजारा से उनकी कंपेरिजन कर सकते हैं कि जैसे बंजारा एक घुमक्कड़ जनजाति है, वो व्यापार करते हैं घूम घूम कर, इसलिए उन्हें घुमक्कड़ बोलते हैं। वो एक ऐसे ये भी घुमक्कड़ जनजाति थी। और इसका मुख्य पेशा घोड़ों एवं अन्य पशुओं को पालना था। क्योंकि दो सीधी बात, कॉमन सेंस लगाओगे, घूमेंगे तो उसके लिए ऐसा पशु चाहिए जिससे आप ट्रैवल कर सकते हो, तो घोड़ा उसके लिए सबसे बेस्ट है। और पशु से क्या है कि दूध मिल सकता है, आपको कहीं भी पशु ले जा सकते हो, एक स्थान से दूसरे स्थान, मकान थोड़ी उठा के ले जा सकते हो। तो ये कॉमन सेंस की बात है, इससे भी आप कॉमन सेंस लगा के क्वेश्चन को सही कर सकते हो। ये विभिन्न कबीलों में बटे होते थे, इनकी कबीलों में बटे हुए थे। 1663 ईस्वी में तैमूचिन उर्फ चंगेज खां,
इसका पूरा नाम था। ये तेमुजिन उर्फ चंगेज खां का जन्म इसी कबीले में हुआ था और कबीले में हुआ था। मंगोलों के आक्रमण की प्रारंभिक स्थिति इल्तुतमिश के समय उत्पन्न हुई थी और जलालुद्दीन मांगमरनी का पीछा करते हुए चंगेज खां भारत की सीमा तक पहुंच गया था। लेकिन इल्तुतमिश ने चंगेज खां की शक्ति से वाकिफ था, इसलिए उसे मांगमरनी की शरण नहीं दी। वो शरण मांगने आया इल्तुतमिश को, उसने शरण से मना कर दिया क्योंकि वो ऑलरेडी जानता था चंगेज खां की पावर को इल्तुतमिश, इसलिए उसने कहा कि युद्ध हो जाएगा, फालतू का लड़ना पड़ेगा, नुकसान होगा, इसलिए उसने शरण देने से मना कर दिया। इस प्रकार चंगेज खां लौट गया और सर्वाधिक आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी के समय हुए थे। लेकिन तो मंगोलों ने सर्वाधिक आक्रमण किसके समय किए थे? तो अलाउद्दीन खिलजी के समय। लेकिन सर्वप्रथम आया किसके समय था? तो इल्तुतमिश के समय आया था। किसका पीछे करते हुए आया था? तो मांगमरनी का पीछे करते हुए आया था। इसको याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दो बलूचिस्तान, काबुल, इस पे पूरा ये कब्जा किसका क्षेत्र के बारे में बताता है। इतना सिंपल याद होगा कि आपको शाहजहां का साम्राज्य के बारे में पूरा क्षेत्र, गोलकुंडा से लेकर बीजापुर, पूरा साम्राज्य पे यहाँ पर कब्जा हुआ था। ये ना कि अलाउद्दीन खिलजी के समय का था। भारत में मुस्लिम तथा दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश था। वास्तविक संस्थापक कौन था? इल्तुतमिश। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने जलालुद्दीन खिलजी के समय बिंद पहाड़ी के दक्षिण में प्रवेश किया। कहां पर प्रवेश किया? बिंद पहाड़ी के दक्षिण में प्रवेश किया। अकबर के समय खानदेश को मिलाया। अकबर के समय में खानदेश को मिलाया गया और शाहजहां के समय बीजापुर एवं गोलकुंडा के अतिरिक्त संपूर्ण दक्षिण भारत को मुगल साम्राज्य में सम्मिलित कर दिया गया था। शाहजहां के समय, याद रखना, किसके समय? शाहजहां के समय। इसलिए इसका सी ऑप्शन आंसर सही था, शाहजहां। और फिर अंत में औरंगजेब ने बीजापुर एवं गोलकुंडा को मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया।